नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2020 टियर 2 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जिनको देना है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज एक और RTI की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और ये जो RTI की कॉपी है बहुत ख़ास है और आपको इसके थ्रू बहुत कुछ मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस स्टूडेंट को लेटर में इतना अच्छा लिखने के बाद भी क्यों 30 मार्क्स मिले। और उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं जो आपका स्कोर है वो 70 ईजिली आ जाएगा। तो जो टिप्स मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। और यहाँ पे जो RTI की कॉपी की सीरीज़ चल रही है लगातार, उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करा सकें। तो इस स्टूडेंट के ऐसे में भी 30 मार्क्स हैं और लेटर में भी 30 मार्क्स हैं। टोटल जो स्कोर है वो 60 है। तो आपको इसकी कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत कुछ मैं इस कॉपी के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी इस वीडियो का जो रियल आउटपुट है वो आप ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी CHSL 2020 टियर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कोर्स क्यों खास है, क्योंकि यहाँ पे हम 40+ जो RTI की कॉपी हैं उनका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। वो CHSL 2016 की भी कॉपी हैं, 2017 की भी हैं, 18 की भी हैं, 19 की भी हैं। उसके अलावा CGL की भी कॉपी होंगी, MTS की भी कॉपी होंगी। उसके अलावा यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि हम आपकी टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो दो ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक, प्रीवियस जो कॉपी हैं उनका अच्छे तरीके से आप एनालिसिस करो उनका, और उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करो। जो हमारा कोर्स है वो इन्हीं दोनों पॉइंट के आसपास है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स से आपको 100% बेनिफिट होगा और इस कोर्स को लेने के बाद आपको बुक वगैरह परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बात खास क्या है इस कोर्स की कि हमने इसका जो कॉस्ट रखा है वो इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे इस स्टूडेंट को ऐसे में भी 30 मार्क्स मिले हैं और लेटर में भी 30 मार्क्स मिले हैं। टोटल जो स्कोर है वो 60 है। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से इसने ऐसे लिखा और किस तरीके से लेटर लिखा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आपके काम की चीज़ें हैं, क्या आपको सीखना है यहाँ से, वो सारा कुछ मैं डिटेल यहाँ पे साथ ही साथ करता रहूँगा। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉपी है वो CHSL 2019 की कॉपी है। तो आपको पता होगा कि CHSL 2019 में जो ऐसे का टॉपिक आया था वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। इस टॉपिक को मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि इसमें एक्चुअल में आपको क्या लिखना है। इसमें लिखना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका संविधान में क्या प्रावधान है, और जो सार्वजनिक बहस का ये मुद्दा बना हुआ है वो किस वजह से बना हुआ है। तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने। तो इस स्टूडेंट ने लिखना स्टार्ट किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान ही सर्वोपरि माना जाता है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नीति निर्माताओं से मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नीति निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र कहने और सुनने का अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिर्फ भारत के राष्ट्रपति आपात के समय रद्द कर सकते हैं। उसके अलावा लिखा है कि वर्तमान समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया के तहत आम जनता तक लोगों द्वारा फर्जी न्यूज़ या किसी क्षेत्र की घटना की स्थानीय क्षेत्र की घटना बताकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और आम नागरिक भी बिना परखे जांचे उसको सही मान लेता है। बहुत से बड़े न्यूज़ चैनल एक आम घटना को सामुदायिक माहौल में
माहौल में ले जाने का काम करते हैं, जिससे देश का माहौल ख़राब होता है। लेकिन जब तक घटना की सत्यता पर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, पर अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर ही घटना को लोग सत्य मान बैठ जाते हैं, जिस कारण कई बार देश का माहौल भी खराब हुआ है। व्यक्ति को किसी के दबाव में बोलने या सुनने से अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी खत्म हो जाती है। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ही व्यक्ति को सही सोच विचार या मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, जिससे किसी आम नागरिक का नुकसान ना हो। अतः व्यक्ति को आज़ाद बोलने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया कि आर्टिकल 19 के तहत है। फिर उसके अलावा जो अपना पूरा ऐसे था वो पूरा मीडिया पे ही टारगेट कर दिया, और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करना था कि ये बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, उस चीज़ को इन्होंने स्किप किया। और कहीं ना कहीं राइटिंग में भी थोड़ा बहुत जो वर्तनी है उसको भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि भले ही आपकी राइटिंग ख़राब हो, इससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग का असर पड़ता है, तो राइटिंग 1-2 नंबर डिफरेंस ला सकता है, बाकी राइटिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। बस स्पष्ट लिखना है आपको। उसके अलावा जो भी आप लिखेंगे वो बीच में लिखेंगे, जो खाने बने होते हैं उनके बीच में आपको लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो डालने का प्रयास करो, और अगर आपको टॉपिक एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार उसे पढ़ो, क्योंकि टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। और जो भी आपके पास फैक्ट से जो जानकारी है उसे आप इंट्रोडक्शन में ही देने का प्रयास करो, ठीक है। देख पा रहे होंगे इस स्टूडेंट को जो ऐसे में मार्क्स मिले हैं वो 30 मिले, और ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर ऐसे आपका बेकार चला गया तो चाहे लेटर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, लेटर में आपको इसके आसपास ही नंबर मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि लेटर इसने कैसे लिखा। तो लेटर का टॉपिक आपको पता होगा कि 2019 में क्या आया था कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। तो इसने लिखना स्टार्ट किया है। सबसे पहले आएगा राइटर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस। चूँकि ये फॉर्मल लेटर है तो मकान नंबर देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली पिन कोड डाल दिया इसने। फिर सेवा में इसने डेट जो है वो डालना स्किप कर दिया, ठीक है। सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड डाल दिया। उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, महोदय सादर अवगत कराना है कि देवनगर नई दिल्ली का निवासी हूं। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं बीते दिनों जनपद बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था। क्षेत्र में मुझे जनजाति समूहों के लोगों से मिलना हुआ। उनकी समस्या व परेशानी को देखकर बहुत दुख प्रकट हुआ। उनको ना तो शिक्षा, ना ही मकान और ना ही बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रास्ते बहुत ही खराब अवस्था में हैं। पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वो भी स्वच्छ नहीं है। शिक्षा के लिए कई किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल है, वो भी जर्जर अवस्था में बंद पड़ा है। क्षेत्र के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अभी हम बहुत धीमी चाल से चल रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि आप इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर एक टीम गठित कर निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद सुरेश। तो इसने डेट स्किप कर दी है, ठीक है। बाकी जो लेटर लिखा है वो ठीक ठाक लिखा है। जो समस्याएं हैं फिर उन पे बताया भी है उनके बारे में कि अगर शिक्षा की समस्या है तो उस पर थोड़ा सा लिखा, बेरोजगारी की समस्या है तो उस पर लिखा, स्वास्थ्य की समस्या है तो उस पर लिखा, पानी की जो समस्या है उस पर लिखा। तो लेटर मुझे लगता है कि ठीक ठाक लिखा है। और अगर ऐसे में अच्छे नंबर मिले होते, मतलब अगर 35-37 के आसपास नंबर होते तो यहाँ पर भी इसे 35 से कम तो नंबर नहीं मिलते। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको 70+ स्कोर करना है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ।
आप अपना ऐसे बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। और ऐसे कैसे आप अच्छा कर सकते हैं उसके लिए मेरी कुछ एडवाइस है वो आप मान लो। आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपको मिलता है उसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बारे में 2-4 मिनट सोचिए। तुरंत लिखना स्टार्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिटाने की आज़ादी नहीं मिलती। आपने एक बार लिख दिया तो उसके बाद आप मिटा नहीं सकते। और आपसे अगर कटिंग बाई चांस हो जाती है तो उसे काटना भी मत, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस टॉपिक को 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बारे में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपको याद आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को अपना जो कॉल लेटर है उसके जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे आप उससे पॉइंट बाय पॉइंट बनाते चले जाइए। फिर आप उस जॉब को ऐसे मिला है उसको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में तोड़िए। फिर इंट्रोडक्शन का रोड मैप बनाइए कि इंट्रोडक्शन में आप बेस्ट से बेस्ट क्या डालेंगे ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा उसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे जैसे अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो सोचने का प्रोसेस है बहुत जल्द आप कर पाएंगे। और जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा उसे आप कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से सोचिए। इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने का प्रयास करिए, मेन बॉडी में प्रोस एंड कॉन्स बताइए, और कंक्लूजन में हमेशा राय दीजिए कि उसके बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी रैंकिंग है, जैसे स्वास्थ्य में हमारी जो रैंकिंग है, गरीबी में जो रैंकिंग है, इन सब चीज़ों को रैंकिंग को आप याद करिए, क्योंकि ये जो डाटा है इसको आप डाल पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं आपका जो ऐसे है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे अगर आपका अच्छा हो गया तो लेटर आपका स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होगा। और लेटर में आपको अपने तरफ से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको ही आपको लिखना है। अगर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे डेट नहीं दिया हुआ, तो डेट के सामने जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, मान लिया एड्रेस नहीं दिया तो परीक्षा कक्ष डाल दिया। उसके बाद नीचे हमें डेट डालनी है तो डेट के लिए एक हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पे डेट वाला जो पॉइंट है वो मिस है, तो इसने इसको लाइन के द्वारा इसे इंडिकेट किया है। इन बातों को फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आपको लिखना होता है, और लिखना और नॉलेज होना दोनों एक अलग अलग पार्ट है। आपके अंदर कितनी नॉलेज है ये एक अलग पार्ट है, लेकिन आप उस सभी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं ये एक अलग बात है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा जो कोर्स है वो इसी चीज़ पे फोकस है कि हम आपकी प्रैक्टिस पे जोर दे रहे हैं। जितने भी कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो 10 से 12 कॉपी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी चेक कर रहे हैं, लेकिन हम टिल एग्ज़ाम आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इस कोर्स में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस पे हमने जोर दिया है। और हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम मिनिमम कॉस्ट में आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सकें। तो इस कोर्स की जो कॉस्ट हमने रखी है वो इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। डेफिनेटली इस कोर्स से आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो राइट कंटेंट है वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।